कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, धर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जन्मानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थान। तो तैयारी का सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि आप सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में जानें। कई बार होता है कि हमें एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी नहीं है, एग्जाम पैटर्न पता नहीं है और हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ठीक वैसे ही है कि आपको आगे का रास्ता पता नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी जर्नी पर निकल गए हैं जिसका आपको बस आपने सुना है कि इस जर्नी पर जाना है और आपको रास्ता क्लियर है नहीं। तो ऐसा एकदम ना करें, इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाएगी। सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से जान लें, आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पे अपने सिलेबस को स्टिक कर लें। उसके बाद में दूसरा होता है कि आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें। अब मेरा मानना है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे या जिन्होंने सोचा है तो रिसोर्सेज के बारे में आप मोर और लेस जानते होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बुक लिस्ट जो जनरली फॉलो की जाती है सभी टॉपर्स के द्वारा या जो लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, तो जैसे पेपर 1 से शुरुआत होती है। पहले तो एक चीज और क्लियर कर लूं कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो एकदम अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड वे में आपको तैयारी करनी होगी। तो जिन भी लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करनी है, मेंस की अलग से करनी है, तो वो इस मिथ को हटा दें। तैयारी आपको इंटीग्रेटेड करनी होगी। तो जीएस 1 में जो सब्जेक्ट हैं आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के 4 कंपोनेंट हैं, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है। इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है मेंस में। तो एंशिएंट के लिए आपकी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी ही होंगी, वो बेसिक बुक हैं। लेकिन जिनका बीए है, जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, जिनका 12th में आर्ट रहा है, तो वो एनसीईआरटी को चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक है। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको जो सिलेबस है उससे गो थ्रू कराना। तो आप क्या करें कि एनसीईआरटी जिनका बैकग्राउंड आर्ट वाला नहीं है वो लोग अपने शुरुआत के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए है कि उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले लोगों के लिए है। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके किसी भी कोचिंग क्लास के क्लास नोट्स पर्याप्त रहेंगे, वो चाहे दृष्टि हो, विजन हो, फॉरम हो, नेक्स्ट हो। इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए भी आपके जो कोचिंग के क्लास नोट्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। हिस्ट्री के बाद में फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं या फिर आप 11th क्लास की फाइन आर्ट एनसीईआरटी है उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में ज्योग्राफी के लिए जिनका ऑप्शनल है, ऑप्शनल वालों के लिए नहीं है, ये केवल मेंस वालों के लिए है। मीडियम अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप जीसी लियोंग फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद में फिर इंडियन सोसाइटी आती है। इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी प्लस जो किसी भी क्लास के कोचिंग नोट्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, ये जो मैं बुक्स बता रहा हूँ, इसके अलावा आप जो पीवाईक्यू हैं या मॉक्स हैं कोचिंग वगैरह के, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पीवाईक्यू आपको फॉलो करने हैं। ये पेपर 1 का हो गया। पेपर 1 के बाद में फिर पेपर 2 है। पेपर 2 में पॉलिटी है, सबसे मेजर सब्जेक्ट। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए एकदम सफिशिएंट है, लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करें। पॉलिटी के अलावा फिर गवर्नेंस आता है। तो गवर्नेंस का एक सीधा तरीका यह है कि आप कोई बुक ना उठा के, क्योंकि बुक बहुत बल्कि हो जाती है, आप क्या करें कि जो सिलेबस में टॉपिक है उनको आइडेंटिफाई कर लें। जैसे सिटीजन चार्टर है, ई गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी हेडिंग्स हैं। तो आप क्या करें, ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विसेज है, आप सारे टॉपिक उठाकर या तो इंटरनेट से नोट्स बना लें अपने, या फिर आप क्या करेंगे किसी क्लास के जो कोचिंग नोट्स हैं आप वो भी ले सकते हैं। गवर्नेंस के अलावा फिर आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसके लिए आपका जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है आप न्यूज़पेपर पेपर कंसिस्टेंटली फॉलो करें। न्यूज़पेपर पेपर पे मैं अभी आऊंगा कि कौन सा न्यूज़पेपर पेपर फॉलो करना है। तो आप एक तो न्यूज़पेपर पेपर फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी क्लास के कोचिंग नोट्स फॉलो कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। फिर सोशल इशूज आता है। सोशल इशूज में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, विमेन का इशूज है, और जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, ये सारे टॉपिक हैं।
तो इन सारे टॉपिक के लिए आप या तो नेट से डेटा और फैक्ट वगैरह कलेक्ट कर लें और बेसिक नोट्स अपने बना लें, या फिर किसी कोचिंग क्लास के क्लास नोट्स पर आप रिलाई कर सकते हैं। मैं बार बार जैसे कुछ जो फ्रिंज सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल स्टडीज है, इंडियन सोसाइटी है, इनमें ये बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि कोचिंग क्लास के नोट्स पर रिलाई करें। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप अगर जैसे ओपन सोर्स के लिए जाएंगे तो एक तो बुक जो आती है इनकी बहुत बल्कि हो जाएंगी, उसका आपका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है बहुत कम निकलेगा। कोचिंग क्लास में क्या होता है कि वो एकदम आपको प्रिसाइज कंटेंट एक जगह प्रोवाइड कर देंगे, तो इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ। पेपर 2 के बाद में फिर पेपर 3 आता है। पेपर 3 में इकोनॉमी है। इकोनॉमी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो बुक से शायद आपको ना समझ में आए, तो उसके लिए आप क्या करें कि या तो आप किसी कोचिंग क्लास के जो लेक्चर हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम बहुत मतलब अच्छा ऐप है तैयारी के लिए, आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के आपका वहां से हो जाएगा, प्लस अगर आपको उसके साथ कोई बुक लेनी है तो रमेश सिंह हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के अलावा साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन दोनों के लिए जैसे इन्वायरमेंट के लिए एक शंकर आईएएस बुक है, लेकिन हिंदी में आती है, इसका मुझे जानकारी नहीं है कि हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप एक तो 10th तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वो फॉलो करें, उसके बाद में किसी भी क्लास के कोचिंग नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये होने के बाद में फिर साइंस एंड टेक के लिए भी कोचिंग क्लास के क्लास नोट्स हो गए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसके लिए कोचिंग क्लास के नोट्स सफिशिएंट रहेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक अशोक सर शायद हैं, आईपीएस हैं, उनकी एक बुक आती है टाटा मैग्रो हिल की, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 4 इथिक्स है, इथिक्स का लेक्सिकॉन। और इथिक्स में एक चीज है कि अगर आप एकदम बुकिश आंसर लिखेंगे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, वो आंसर देखकर पता लग जाता है कि आपने एकदम बुकिश आंसर लिखे हैं। तो उसका थोड़ा सा अप्लाइड बनाने के लिए, थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे आप ऑलमोस्ट सभी लोगों ने महाभारत के बारे में सुना ही होगा, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को आप सभी ने सुना होगा, महर्षि आनंद, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों को जो है उनको बार बार कोट करने की कोशिश करें। जैसे एथिक्स में वैल्यूज दी हैं, डेडिकेशन है, सेल्फलेसनेस है, और इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारी वैल्यूज का आप क्या करें कि एकदम अच्छे से मतलब जान लें, डेफिनेशन क्लियर कर लें। उसके बाद में जो आपके डेली लाइफ में कोई अगर आपका फ्रेंड भी है, उसने कोई ऐसा एग्जाम्पल शो किया है जिसमें इंटीग्रिटी उसकी या अपराइटनेस दिख रही हो, तो आप अपने फ्रेंड का इंसिडेंट भी कोट कर सकते हैं। ये चीजें जो है वो आपके आंसर को यूनिक बनाएंगे, इससे लगेगा कि आपने पढ़ने के बाद में उसको अप्लाई भी किया है। तो ये थी बुक लिस्ट की बात। इसके बाद में फिर एक कंफ्यूजन रहता है कि नीट पेपर क्या फॉलो करें। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2 ऑप्शन है, आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन की जहां तक बात आती है कि मैगजीन फॉलो करनी है या नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर आप रेगुलर फॉलो करें, और मैगजीन अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में टाइम बैलेंस करना बहुत बड़ा इशू रहता है। ऑप्शनल आपको करना है, सीसेट आपको करना है, फिर मेंस भी आपको देखना है, आंसर राइटिंग करनी है, और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। तो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप किसी भी एक मैगजीन के लिए जा सकते हैं। और एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए आप एक से अधिक सोर्स पर रिलाई ना करें। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा दोनों को साथ लेकर ना चलें। तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन असल में गलत अप्रोच है। आप क्या करें कि एक ही सोर्स पर रिलाई करें। अपने सोर्स को आप जितना प्रिसाइज करेंगे, एकदम कंसाइज और प्रिसाइज रखिए अपने सोर्सेज को, तो उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। मतलब होता क्या है कि जब तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं एक ही बुक पढ़ रहे होते हैं, एक ही कोचिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सभी का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस जो आता है ना, वो इस चीज पर आता है। एक तो हम रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, दूसरा हमारा जो अप्रोच होता है पढ़ने का, वो अप्रोच कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। तो अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे आप जब कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की, तो एंशिएंट में एक तरीका तो है कि आप बुक उठाएं और शुरू से शुरुआत करके लास्ट में खत्म कर दें। ये सुपरफिशियल रीडिंग हो जाएगी कि आपने सिर्फ टॉपिक उठाया और एक बार में खत्म कर डाला। पढ़ने का सही तरीका जो मतलब जितना मुझे समझ है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं केवल उस पर रिलाई ना करें, आप अपना दिमाग लगाएं और आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे इनटेक करें, बाकी चीजों को छोड़ दें। अब एकदम अंधभक्ति टाइप ना करें, तो जो आपके समझ में आए। तो पढ़ने का सही तरीका जो मैंने फॉलो किया था वो ये है कि जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो पहले थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट की है, तो आप क्या करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में कुछ क्वेरी फॉर्म करें। जैसे आप सोचने की कोशिश करें, अभी जैसे हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसमें पॉलिटी किस तरह की है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर 3rd ईयर है, पंचायती राज है, तो अभी की पॉलिटी कैसे फंक्शन करती है,
अभी की इकोनॉमी कैसे है, 3 सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है। फिर इस टाइम की सोसाइटी कैसे है, जॉइंट फैमिली या मैरिज सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें, कास्ट सिस्टम कैसा है इस टाइम। तो आप ये सारी चीजों को ऊपर ऊपर से सोचें, फिर सोचने की कोशिश करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ये चीजें कैसी रही होंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अभी फ्लाइट है, ट्रेन है, रोडवेज है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या रहा होगा। तो इस तरह के आप जब क्वेश्चन अपने दिमाग में फॉर्म करेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, फिर आपको पढ़ने की असल में इच्छा होगी अंदर से कि हमें जानना है। मतलब ये तैयारी ऐसी है ना, अगर आप केवल मजबूरी में पढ़ेंगे या किसी के कहने से पढ़ेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये लॉन्ग रेस है, मतलब मैराथन है, ये 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर नहीं है कि 100 मीटर में आप एफर्ट लगाए और भाग गए। यहाँ आपको सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, परसिवरेंस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेने की कोशिश करें, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें पढ़ने से पहले। उसके बाद में फिर जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी जब उसकी कंप्लीट हो जाए तो आप 2 मिनट का पॉज लें। 2 मिनट का पॉज लेने के बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा है अभी तक। आप सोचने की कोशिश करें, रिकॉल करने की कोशिश करें कि जो अभी पढ़ा है मैंने वो क्या क्या मुझे गेन हुआ है। और पढ़ते टाइम कुछ इस तरह से ध्यान में रखें कि मुझे ये चीज किसी को समझानी है। जब आप ये ध्यान में रखेंगे तो कुछ डाउट आपके दिमाग में खुद ही आएंगे। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी पढ़ी, तो आपके दिमाग में अगर ये रहेगा ना, मुझे अपने साथी को बताना है, समझाना है, तो आप उस नजरिए से सोचेंगे, अपने साथी के नजरिए से। फिर जो उनके डाउट होंगे वो अपने दिमाग में आप रेज करेंगे, तो काफी सारी जो आपकी जो क्वेरीज होंगी वो उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। ये पढ़ने का तरीका है। ऐसे ही नीट पेपर में होता है कि नीट पेपर में हम जैसे एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या किया कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, लास्ट लाइन पे खत्म कर दिया। ये तरीका सही नहीं है। आप क्या करें कि जैसे उसमें किसी भी आर्टिकल का जो तरीका रहता है वो रहता है कि आपने इंट्रोडक्शन रहता है पहले, कि वो किस बारे में है, किस बारे में वो लिखना चाह रहे हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि जनरेटिव एआई के ऊपर मान लीजिए कोई आर्टिकल है, तो पहला जो उनका पैराग्राफ रहेगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो रहेगा, उसमें वो जनरेटिव एआई का मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इसी नजरिए से पढ़ें कि जनरेटिव एआई का मतलब क्या है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो रहेगा वो कहीं ना कहीं उसके डायमेंशंस के बारे में रहेगा कि जनरेटिव एआई के इंपैक्ट क्या होंगे या जनरेटिव एआई का एवोल्यूशन क्या है। इससे पहले जो जैसे वेब 3.0 है, तो वेब 3.0 डायरेक्ट नहीं आई है, उसका एवोल्यूशन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ, मतलब चीजों को आप सेग्रीगेट करने की कोशिश करें आर्टिकल में। आर्टिकल को केवल सरफेस पर ना लें कि ये एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में आप ये निकालने की कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन क्या है, डायमेंशंस क्या क्या कवर किए हैं, अगर बैकग्राउंड उन्होंने बताया है तो बैकग्राउंड में क्या है। इसी बेसिस पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जैसे हिंदू पढ़ते टाइम क्या होता है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे डेली का डेली, तो एक टाइम बाद आपके नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएंगे और उसको फिर रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो नोट्स बनाने का सही तरीका है, जैसे मान लीजिए आप आईआर से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं, एक तो आप क्या करें कि आप पेपर वाइज या सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं, मतलब एक साथ सारे ना बनाएं। जैसे आईआर के आप बना रहे हैं तो आईआर में आप क्या करें, आप थीम उठाने की कोशिश करें, मतलब आपके नोट्स जो है वो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा होने चाहिए। प्रीलिम्स में आप कितना भी करंट अफेयर्स कवर कर लें, सारे क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत भी नहीं है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का मतलब है कि आप अपने स्टैटिक को उसको आप थोड़ा एड ऑन कर रहे हैं, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाएं। तो जैसे इसमें थीम कैसे उठाएंगे, मान लीजिए रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब ये मुझे लग रहा है 2-2.5 साल हो गए इस वॉर को चलते चलते, अब डेली इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। तो आपका जो नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए वो आप क्या करें, पहले रसिया और यूक्रेन का जो बैकग्राउंड है उसको देखने की कोशिश करें कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, उससे पहले क्या रिलेशन थे, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उनके रिलेशनशिप कैसे रहे, थर्ड पार्टी जो यूएसए है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, फिर ये डिस्प्यूट नया तो है नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है, तो बीच में कुछ मीडिएटर आए होंगे, जैसे मिन्स्क कॉन्फ्रेंस है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, किस पार्टी का क्या व्यूज है मिन्स्क एग्रीमेंट के ऊपर। फिर अभी जो इसके पॉसिबल रीजन्स हैं, जो एक ट्रिगर रीजन होता है, जैसे यूक्रेन का था कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और रसिया को ये था कि अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं एकदम जो उनकी कैपिटल है मॉस्को, एकदम मॉस्को उनके रीच में आ जाएगी। तो ये एकदम ट्रिगर वो था, रीजन था जिसकी वजह से इसने रसिया ने इसके ऊपर अटैक किया था। तो आप क्या करें कि इस तरह से नोट्स बनाएं। उसके बाद में फिर इसके जो पॉसिबल जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं कि रसिया यूक्रेन वार का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, जैसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह इंपैक्ट होगी, इंडिया के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में या ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, अगर इंडिया अपने आप को, जैसे इंडिया ने हमेशा न्यूट्रलिटी को फॉलो किया है
नेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, NAM को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको फॉलो किया है। तो अभी क्या इसमें कुछ चेंजेस देखने को आ रहे हैं? अगर चेंजेस देखने को आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? इस तरह से आप मतलब नोट्स को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें, और न्यूज़पेपर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपके स्टैटिक्स एकदम क्लियर होंगे। और पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान रखें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने 12th तक पढ़ा होगा, उस पढ़ाई में और यूपीएससी में बहुत अंतर है। अगर आप केवल चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं उसको कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है और कोई एंड है नहीं सिलेबस का, आप सभी लोग जानते हैं। बस एक रोड मैप दे रखा है कि ये चीजें हैं, बाकी कोई एंड नहीं है। तो जितना आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर सकते हैं। फिर एक अगली जो क्वेरी आती है, मतलब पहले मैं अपने तरफ से जो बताना चाहता हूं मैं अपने उस हिसाब से बताऊंगा, फिर आपके जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। तो एक होता है कि स्टडी प्लान बनाने के बारे में फॉलो नहीं होता है, तो उसका सबसे या फिर ये होता है कि दिन में कितने टाइम पढ़ें। तो एक जो टाइम वाला, मतलब जैसे आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना मैं उसे बता रहा हूं कि आप 8 घंटे या 10 घंटे का प्लान बनाना छोड़ दें। आप क्या करें, आप अपना डेली का रूटीन बनाएं कि आज आपको अगर जीएस कवर करनी है, जीएस में मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है और एक आपको अपना ऑप्शनल लेके चलना है। तो आप अपना डेली का टारगेट बनाएं कि जीएस में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, पॉलिटी में आपको ये करने हैं, और न्यूज़पेपर को आपको कितना टाइम देना है, ऑप्शनल को आपको कितना टाइम देना है। वो आप अपना ऐसे टारगेट बनाएं और उसको डेली का डेली अचीव करने की कोशिश करें। ये काम आप या तो रात में सोते टाइम कर सकते हैं या सुबह जगते टाइम कर सकते हैं। आपका डेली का अगर रोड मैप क्लियर रहेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कई बार ऐसे होता है कि अगर हम टाइम प्लान करते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ना है, तो कई बार हम 8 घंटे घड़ी लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट आने के लिए है कि आप टॉपिक लेके चलें। अब टॉपिक लेके चलेंगे तो आपको रहेगा कि ये टॉपिक कवर करना है। ये चीज थी इसके लिए। अब फिर पढ़ाई का एक ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लगातार पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, पर मेरा था कि मैं 2.5 घंटे के स्लॉट बना के पढ़ता था कि 2-2.5 घंटे एक बार पढ़ लिए। फिर अपनी जो डेली रूटीन है ना उसी को उस हिसाब से एडजस्ट करें कि जैसे आप सुबह जगह, मतलब मेरा रहता था, शिवेंद्र यहाँ पे हैं, आकर्ष हैं, ये शिवेंद्र रिसर्च स्कॉलर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने बहुत नजदीक से देखा मुझे तैयारी करते हुए। मेरा सबसे पहले रहता था कि मुझे सुबह जगने के बाद में डायरेक्ट बुक लेके बैठ जाना, मतलब फ्रेश भी नहीं होना, पेस्ट नहीं करना, पार्डन भी मतलब ऐसी लैंग्वेज के लिए। लेकिन मेरा रहता था कि सुबह मैं जग गया, सबसे पहले मैं बुक लेके बैठ गया। अब 2-2.5 घंटे मुझे रहता था कि न्यूज़पेपर में कवर कर लूंगा 1.5 घंटे में, उसके बाद में जो भी मुझे करंट अफेयर्स का देखना था मैंने देख लिया। फिर 2-2.5 घंटे के बाद में मैंने अपना प्लान किया कि जो मुझे पेस्ट वगैरह करना है और जो भी मेरी डेली एक्टिविटी है वो आधा 1 घंटे में करने के बाद में फिर 2-2.5 घंटे का मेरा स्लॉट रहेगा। फिर मैं 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद में खाना वाना खाऊंगा, नहा धो लूंगा, फिर 2-2.5 घंटे पढ़ूंगा। मतलब आप अपनी डेली जो रूटीन की एक्टिविटी है उनको इस तरह से प्लान करें कि आपकी पढ़ाई होती रहे, बीच में आपको गैप मिलता रहे, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। मतलब पढ़ाई को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप जैसे आपने अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो फिर आप घूमने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, अल्फ्रेड पार्क में आप जा सकते हैं, जहां आपका मन हो आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मतलब मेन जो आपका प्राइमरी फोकस है वो आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और एक परसिवरेंस बहुत जरूरी है। मतलब हो सकता है कि आज कुछ लोग जाके पढ़ें 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ें, लेकिन ये टाइम आप डेली निकालें। और वो जो लॉन्ग टाइम, अब जैसे होता है ना कि एक जो क्वेरी होती है वो ये होती है कि भैया मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तैयारी बहुत लंबी है, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो अब जैसे मैं आज आपके सामने हूं, मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता हूं, मैं आपको केवल डायरेक्शन दे सकता हूं कि ये चीजें मैंने फॉलो की हैं। मोटिवेशन आपको अपने अंदर खुद से लाना पड़ेगा। अब मोटिवेशन लाने के लिए 2-3 चीजें हैं जो मैंने मतलब फॉलो की थी या जो मुझे मोटिवेट करती थी। सबसे पहले तो यह है कि आप जैसे आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है। अगर आपका ये रीजन क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहता है। क्योंकि अब जैसे मतलब अब रनिंग, आप कुछ लोग रनिंग करते होंगे, तो रनिंग में ऐसे होता है कि पावर एनहेंसर कुछ लोग यूज करते हैं। तो पावर एनहेंस करने वाला जो सिस्टम है वो बहुत शॉर्ट टर्म वाला इफेक्ट होता है उसका। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना है तो आपको नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा टाइम तक किसी पावर एनहेंसर या आर्टिफिशियल चीज से सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये जो रीजन है ना कि आप आईएएस क्यों करना चाहते हैं, या जो भी मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अदर सेक्टर में मतलब या जिनका गोल अदर तरफ हो, तो वो भी आपका मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप उस गोल को क्यों परस्यू करना चाहते हैं, क्या रीजन है जो आपने उसी गोल को चूज किया है। इसके बाद में जो दूसरा जो फैक्टर होता है मोटिवेट करने वाला, वो आप अपनी कंडीशंस को देख लें। जैसे आप लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोग एकदम मिडिल बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोग होंगे जो लोअर बैकग्राउंड से होंगे। तो केवल बैकग्राउंड ही एक मतलब बड़ी चीज नहीं है, आपके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। आप वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं तब भी आपका कुछ तो रीजन होगा। आपको या तो सिविल सर्विसेज में जो काम करने का स्कोप है, आपकी जो सर्विंग स्पिरिट है कि आपको वही समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को बेटर करना है, जो भी आपका रीजन हो आप उस रीजन की तरफ ध्यान दें।
उसके बाद में होता है कि आपके ऊपर जैसे मतलब चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आप बहुत मतलब आप ना एक सेलेक्ट चूजन वंस हैं, आप सेलेक्टेड वंस हैं। आप यहाँ हैं, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आप देखते होंगे कि आपके गांव या शहरों में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो आपको मिला है। तो ये चीज आपको मतलब एकदम ना, ये आपको इसको कैपिटलाइज करना है। जहां आप हैं वो बहुत मतलब एक मान लीजिए कि ब्लेसिंग्स हैं ये आपके, जो आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। इन ब्लेसिंग्स को आप जितना संभव हो सके उतना यूज करें। मतलब अभी हो सकता है कि अभी आपको ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि घूमना फिरना मौज मस्ती, मतलब ये सब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका प्राइमरी गोल है ना वो आप फॉलो करते रहिए। मतलब मैंने भी अपने लाइफ में मैं एकदम ऐसा नहीं हूं कि किसी मंगल ग्रह से आया हूं, मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है। मैं मूवी देखने का बहुत बड़ा फॉन्ड हूँ। सीवन जानते हैं, आकर जानते हैं, अमन तो शायद वो इतने मतलब मूवी देखने के बारे में परिचित नहीं होंगे, बाकी चीजों में जानते हैं। मेरा ये था कि मेरा मेंस का जब टाइम था तो जो 2.5-3 महीने का टाइम मिलता है, मैंने कम से कम 8 से 9 वेब सीरीज देखी थी उस टाइम में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरे जूनियर्स रहे थे वो भी ये चीज जानते हैं, कम से कम 20-25 मूवी देखी होंगी। और मेरा मूवीज का ये है कि जब भी नई मूवी आती है मुझे तुरंत देखनी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ मतलब केवल इसी चीज को ना देखें, इसके साथ साथ जो मेरा प्राइमरी गोल रहता है वो मैं अच्छे से करता हूँ। मतलब मुझे जो करना है वो करना है, पढ़ाई का जो मेरा टारगेट है वो मुझे अचीव करना है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं ना, जैसे प्राइमरी गोल जो है उसको हमेशा अपने सामने रखें, बाकी एंजॉय खूब करिए, क्योंकि एज भी यही है। अगर एक बार ये चली जाएगी तो फिर वो टाइम नहीं रहता है एंजॉय करने का भी। तो आप सारे काम कीजिए लेकिन पढ़ाई पर फोकस अपना बनाए रखिए। या अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप उस चीज को आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए। जैसे आप बहुत जो लोग क्रिकेट से परिचित होंगे, विराट कोहली का नाम या रोहित शर्मा का नाम जानते होंगे। अब विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बने हैं, वो हमेशा से इतने क्लासिकल बैटर नहीं थे, हमेशा से वो लंबे लंबे छक्के नहीं मारते थे। उनके बारे में तो बहुत प्रचलित था। मतलब 2011 वर्ल्ड कप का एक इंसिडेंट है, जब वो बाउंड्री मार रहे थे, बहुत स्लो खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें आपको याद होगा कि वीरेंद्र सहवाग ने 175 रन बनाए थे। तो वीरेंद्र सहवाग ने उनको चैलेंज किया था कि आप छक्के नहीं मार सकते क्या। तो उन्होंने मतलब ये उनकी कमजोरी थी उस टाइम कि वो एरियल शॉट जो थे वो नहीं खेल सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो परफेक्ट बनाती है। मेसी और रोनाल्डो में यही एक अंतर है कि जो रोनाल्डो हैं वो गिफ्टेड प्लेयर नहीं है, मेसी गिफ्टेड, मतलब ऐसा बोला जाता है, मतलब मुझे नहीं पता, मेसी के बारे में बोला जाता है कि वो गिफ्टेड प्लेयर हैं, लेकिन रोनाल्डो जो है वो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है। तो आप कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में चीजें समझ में ना आए, एक बार में आप ना कर पाए, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। मतलब फेलियर आपका कुछ टाइम के लिए आपकी सक्सेस को डिले कर सकता है। जिनका ज्योग्राफी होगा वो लोग जानते होंगे कि जब रिवर का ओरिजिन होता है माउंटेन्स में से, तो माउंटेन जब आते हैं तो रिवर क्या होती है, डेविएट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो माउंटेन में से भी रास्ता बना लेती है। तो यही चीज हमारी भी होनी चाहिए कि जो भी हमारे मतलब जो भी कॉन्स्टेंट हैं वो हमारे मतलब जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट नहीं बनने चाहिए। आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ये आप इस चीज को बांधा मत बनाइए। जैसे अब बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, उनका मानना होगा कि यार 40-42 सिलेक्शन आ रहे हैं 1000 में से, तो ये चीज ना आपको रोकनी नहीं चाहिए। आपके पास जैसे अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो आपके पास टाइम है, आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है वो इस चीज को कंसीडर कर लें कि रवि सिहाग सर हैं, 18 रैंक पाए थे, हिंदी मीडियम से पाए थे। तो आपके पास सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए, आपकी प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट जरूर निकलेगा। इसके अलावा जो अब आपकी क्वेरी है, मैं आपकी क्वेरी पहले यहाँ पे जो लिखी हुई है वो क्वेरी लूंगा और फिर आप पूछ सकते हैं। अब पहली क्वेरी है कि हाउ टू मैनेज, ये क्या है, अच्छा, रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इज इट राइट और रॉन्ग। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं सही में अच्छा क्वेश्चन है, और शायद आप लोग परिचित होंगे या नहीं होंगे तो मैं बताता हूं, मैं भी रिलेशनशिप में था। अभी भी हूँ, हाँ अभी भी हूँ और कमिटेड हूँ और शादी भी वही करनी है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूं कि रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप दो लोग रिलेशनशिप में आप दो लोग इंगेज होते हैं, मेल और फीमेल, तो आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब एक तो यह है कि आप चीजों को लिमिट में रखें, मतलब आपको मिलना है, घूमना है, मूवी देखने जाना है, तो सारी चीजों को लिमिट में रखें। और जो मैंने पहले भी कहा था कि आपका प्राइमरी जो गोल है वो इस टाइम पढ़ाई है। अब रिलेशनशिप अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस कर देंगे,
तो होगा क्या कि 2 4 6 महीने में आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। अगर चीजें मतलब रिलेशनशिप एक जगह है लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी सक्सेस ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है जो मैटर करती है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, आपको आगे तक परस्यू करना है, तो आपको बाकी सारे फैक्टर भी कंसीडर करने पड़ेंगे कि अगर आप अपने गोल को परस्यू नहीं करेंगे, अगर आपको अपना गोल अचीव नहीं हुआ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत कम चांसेस है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये चीज को मतलब आप अपने रिलेशनशिप के लिए पढ़ाई करिए। आप अपने रिलेशनशिप को प्राइमरी गोल बना लीजिए कि अगर सक्सेस नहीं हुए तो रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि आपने अपना डेली का टारगेट बना लिया, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप 1 घंटे 2 घंटे अपने रिलेशनशिप को दे सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप टाइम फिक्स कर लें। जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपका मोबाइल इधर बीप कर रहा है, मोबाइल रिंग कर रहा है, आपका ध्यान हमेशा व्हाट्सएप पर है, या आप हमेशा मतलब कॉल पर लगे हुए हैं, आपकी कॉल कभी भी आ जा रही है। वो चीजें जो आएंगी ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे। तो आप क्या करें कि अपने पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके बाद में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आप फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम हमको बात करनी है। या अगर आप मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ऑब्वियसली आपको बात करनी होगी। मैंने 7 साल मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल किया है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद में मतलब यही है कि आप अपना टाइम जैसे अरेंज कर लें और फिक्स टाइम कर लें कि इस टाइम बात करनी है। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो मिल सकते हैं या इलाहाबाद में ही रहते हैं, उनके लिए है कि आप एक टाइम फिक्स कर लें कि शाम को हमें 1 घंटे या 1.5 घंटे घूमना फिरना है, बातचीत करनी है, जो भी है आपका वो आप फिक्स कर लें। मतलब चीजों को मैनेजेबल रखें। और जैसे ये होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई है कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं उसके ऊपर हमको कुछ बुरा लग गया या हमारे पार्टनर को बुरा लग गया, तो फिर वो ऐसे दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है। मतलब वो एक टाइम की लड़ाई आपका 2 3 दिन के लिए दिमाग खराब कर देगी। तो उसमें भाई आप थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें। मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप एकदम सरेंडर कर दें, आप एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि आप सही हैं, आप गलत नहीं है ना, तब भी आप अपनी गलती मान लें, आपका कुछ नहीं जाने वाला। थोड़ा सा ईगो जो फैक्टर है ना, ईगो को हटा दें, क्योंकि आपका जो प्राइमरी गोल है वो तैयारी है। आप अगर ईगो लेके आएंगे तो आपकी तैयारी अफेक्ट होगी, आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। आप अपने ईगो को साइड में करेंगे, अपनी गलती मान लेंगे, सॉरी कभी कभी बोल देंगे, थैंक यू कभी कभी बोल देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर भी आपसे खुश रहेंगे और आपके लिए उनकी जो मतलब आपकी जो इज्जत है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इग्नोर करना, रेस्पेक्ट करना, ये आप जरूर करें। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और ये चीजें मतलब बहुत जरूरी हैं। आप अपने जो पार्टनर है उनको रिस्पेक्ट करें और इग्नोर मतलब ये जो नेगेटिव चीजें हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी बेहतर होगी उतना आपके कैरियर के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये था रिलेशनशिप के लिए, मतलब जितना मुझे पता था, जो मैंने किया है मैंने बता दिया, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, विश्वविद्यालय आईएएस की फैक्ट्री थी, क्या फिर से वो माहौल बन पाएगा? अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे मतलब मेरे से पहले बजरंग यादव भैया हैं, आईपीएस हुए थे 2022 में। अभी इस बार 3 लोगों का रिजल्ट आया था। एक अलका त्रिपाठी हैं, 600 कुछ रैंक है उनकी, मेरा था और एक और भैया थे, वो वहाँ एएन जहाँ से थे। तो 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद में इस साल में अपने बैच की बता रहा हूँ, मेरे बैच में एसएसएल हॉस्टल में रहता था, तो एसएसएल हॉस्टल से इस बार 5 लोग प्रीलिम्स लिख रहे हैं। तो मतलब सॉरी, प्रीलिम्स नहीं, मेंस लिख रहे हैं। मतलब प्रीलिम्स निकाला है उन्होंने, मेंस लिख रहे हैं, 5 लोग मेंस लिख रहे हैं। और होपफुली आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, मतलब आने वाले 2 3 साल में ही, कि 4 5 जो आईएएस हैं, वो मुझे यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन मैं एसएसएल से एश्योर कर सकता हूँ कि एसएसएल से हर साल 2 3 जरूर निकलेंगे आगे। और ये एक चेन रिएक्शन है, अगर एसएसएल से निकलेंगे तो एएन जहां से क्यों नहीं निकलेंगे, पीसीबी से क्यों नहीं निकलेंगे, हॉल एंड हॉल से क्यों नहीं निकलेंगे, या फिर जो लोग बाहर दिल्ली एसी में रह रहे हैं उनसे क्यों नहीं निकलेंगे। बाकी सारे लोग एक ही जगह से आ रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड से हैं, एक जैसी क्लासेज में पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा फैक्टर जो था ना निकलने का, जो रिजल्ट डाउन होने का, वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि पढ़ाई छोड़कर लोग दूसरी तरफ डेविएट हो रहे हैं। तो आप अपने जो कैरियर है ना उनको एकदम सेट रखिए। अगर आपका पॉलिटिक्स है, आप एकदम पॉलिटिक्स में तल्लीन होके लगिए, आप पॉलिटिक्स को पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि आपका प्राइमरी टारगेट ही वही है। पर अगर आप आईएएस परस्यू करना चाहते हैं तो भाई मतलब यही है कि जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था ना कि अभी तक लोग निकल नहीं रहे थे, तो ये एक मेंटल ब्लॉक बन गया था कि लोग कहां से निकलते हैं। अब जैसे मेरा हुआ है, तो एटलीस्ट मेरे जो बैच के लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं,
उनके अंदर ये विश्वास आ गया है कि हाँ हो सकता है। मतलब मेरा होने से पहले मुझे भी यही लगता था कि पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, या जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब नो डाउट हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब ईस्टा ऑक्सफोर्ड है, यहाँ का कल्चर एकदम इतना वाइब्रेंट कल्चर है, लेकिन हम लोगों की एक मेंटेलिटी ये रहती है ना कि डीयू के लोग जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। डीयू में कुछ कॉलेजेस हैं, सेंट स्टीफेंस है और मिरांडा हाउस है या हंसराज है, तो इनके बारे में हम लोगों के दिमाग में ये था, मतलब अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का था कि डीयू वाले या जेएनयू वाले हमसे बहुत बेटर हैं। मतलब पोटेंशियल आपके अंदर अथाह है, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है वो शायद बाहर नहीं मिलेगा। तो जो एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर ये था ना कि कोई हमारे पास जो रोल मॉडल नहीं था। हम लोग भी जब 2017 में आए थे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग भी सुना करते थे कि यहाँ से हॉस्टल से भर भर के आईएएस हुआ करते थे, लेकिन वो सिर्फ सुना था, हमने देखा नहीं था, हमारे सामने किसी का हुआ नहीं था। तो ये अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं। पर अब हुआ है, बजरंग भैया का हुआ था, अभी हम 3 लोगों का हुआ है, इस बार 4-5 लोग मेंस लिख रहे हैं। तो ये विश्वास कहीं ना कहीं वापस लौटेगा कि हम लोग कर सकते हैं। और उसका एकमात्र सही तरीका है कि आप अपनी प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करें। मतलब सिलेबस जो है आप उसको अच्छे से उसके साथ कवर करें। और कोचिंग का एक बहुत बड़ा था, जो कोचिंग के बारे में मुझे बताना था कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि कोचिंग करें या ना करें। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप मतलब फाइनेंशियली कैपेबल हैं, तो मेरा सीधा मतलब जो सजेशन रहेगा कि आप कोचिंग जाएं। कोचिंग जाने से क्या होगा कि एक तो आपको रिसोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं, और टीचर जब आपके पास रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। या फिर जो तैयारी के टाइम में एक्स्ट्रा फियर होते हैं ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने बीए किया है, बीए के बाद में ऑप्शन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टीचर से एक्स्ट्रा मतलब गाइडेंस मिल जाएगी। तो जो लोग कोचिंग कर सकते हैं वो एकदम निसंदेह बिना किसी डाउट के कोचिंग करें। पर जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन से, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि जो आपके फ्रेंड्स कोचिंग कर रहे हैं आप उनके नोट्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में बताता हूं, मैंने क्या किया था। 2017 में मैं यहाँ पे एनरोल हुआ था विश्वविद्यालय में। तो शिवेंद्र थे, आकर्ष थे, ये 3-4 लोग थे जो उस टाइम ढे आईएएस में कोचिंग करते थे। तो मेरा था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया कि ये लोग जो थे शिवेंद्र, मैं मतलब बहुत आभारी हूँ इसलिए इन दोनों का, शिवेंद्र का, आकर्ष का, कि ये लोग क्या करते थे कि अपना मोबाइल फोन लेके जाते थे। ये लोग अपने मोबाइल फोन में जो लेक्चर होते ना ऑडियो रिकॉर्ड करके लाते थे, और इनके नोट्स जो होते थे मैं इनके नोट्स देखकर अपने नोट्स बनाता था, और जो ऑडियो क्लास होती थी उनको सुनकर मैं अपने मतलब नोट्स कवर करता था। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी। मतलब आपकी अगर विल हो ना, जैसे मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हिंदी में यही लाइन है कि अगर चाहा है तो रहा है। तो अगर आपका डेडिकेशन क्लियर है, आपका अपने गोल के लिए एकदम क्लियर माइंडेड हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शाहरुख खान 10 साल थिएटर कर सकते हैं, लेकिन उनको किंग खान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, आप उनकी स्ट्रगल से वाकिफ भी होंगे। वो किंग खान आज हैं तो उसके पीछे उनकी 10 साल की जो थिएटर की मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत उनकी मतलब काम आई थी। और उस चीज को आप देखने की कोशिश करें, जो एक दूसरा पहलू था। तो एक तो तरीका है कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लें। दूसरा तरीका है जो मैं मतलब फॉर्मली ऐसे क्लियर नहीं बोल सकता यहाँ से मंच से, लेकिन टेलीग्राम ऐप जो है, इतने पर आपको समझ जाना चाहिए। टेलीग्राम ऐप जो है वो बहुत अच्छा यूजफुल प्लेटफॉर्म है। वहां पे काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो आपको पैसे देकर मिलेंगे वो आपको वहां भी मिल जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे, तो आप वहां से उन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में कोचिंग का ये क्लियर हो गया। फिर ये अपना हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, ये मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा। पहले जो ज्यादा रिलीवेंट क्वेश्चन है, मतलब हॉस्टल लाइफ रिलीवेंट है नो डाउट, पर तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले लेता हूँ। बेस्ट ऑप्शन यूपीएससी और पीएचडी। अब ये यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसे प्रोफेसर बनना है या आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है। मतलब दोनों ही चीजें अपने आप में रिलीवेंट हैं और दोनों ही अपने आप में इक्विवेलेंट हैं। अगर आपका ओरिएंटेशन है कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप मतलब एक बैलेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चाहते हैं, तो पीएचडी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एकेडमिक्स की तरफ हैं तो पीएचडी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आप जैसे जो यूपीएससी कर रहे हैं, आपका दिमाग एकदम क्लियर है, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे कहने से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है। आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आप मेरे कहने से ज्यादा आप अपने आपको सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और आप अपने आप जानने की कोशिश करें कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर वर यू कंसिस्टेंटली अटेंडेड कॉलेज क्लासेज? यार मैंने मतलब जो कॉलेज क्लासेज है ना, मैंने बहुत कम अटेंड की हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड किए थे, उसके बाद में फिर मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब किसी को डिसरेस्पेक्ट या डेरोगेट करना नहीं चाहता हूँ। आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लासेज को कितना मतलब यूजफुली उपयोग कर पा रहे हैं क्लासेज को। तो मेरे साथ ये था कि मैंने मतलब बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं की थी। कुछ प्रोफेसर थे जिनकी क्लास में मुझे मतलब वाकई इंटरेस्ट आता था, वो क्लासेज मैंने रेगुलर फॉलो की थी। तो आप देख सकते हैं आप किस स्टेज में हैं, ये उस चीज पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं और आप सीरियसली चाहते हैं कि आपको अपियरिंग होते होते यूपीएससी क्रैक करना है या 1 साल 2 साल में क्रैक करना है, तो आप थोड़ा सा फिर तैयारी को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं क्लासेज। पर वो डिपेंड करता है कि किस क्लास को आप अवॉइड कर रहे हैं। अगर प्रोफेसर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब प्रोफेसर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने क्लासेज को बहुत कम अटेंड किया था, मैं तैयारी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड था। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पिरेशन ऑफ योर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इंस्पिरेशन यार वही चीज है कि मैंने मतलब किसी इंडिविजुअल को फॉलो नहीं किया था, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई एक आदमी मेरे रोल मॉडल नहीं थे। मतलब मेरा जब मैं 6-7 क्लास में था तभी से मेरा ओरिएंटेशन एकदम क्लियर था। हालांकि उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी कि आईएएस आईपीएस होते क्या हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट उस टाइम से ही क्लियर था कि मुझे आईएएस करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि जो मेरे प्रिंसिपल थे उस टाइम स्कूल के, वो हमेशा बोलते थे कि आप तैयारी करेंगे तो आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। अब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, मतलब पता नहीं था कि आईएएस आईपीएस होता क्या है, लेकिन उस टाइम इतना फैसिनेटिंग लगता था कि अगर प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छी चीज है। तो ये दिमाग में रहते हुए मैंने मतलब ये सोचा था कि आईएएस आईपीएस करना है। लेकिन उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में गया था 9th क्लास में, मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, तो स्कूलिंग मेरी नवोदय विद्यालय से हुई थी। तो नवोदय जाने के बाद में जब मुझे वहां एक्सपोजर मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे टीचर्स मिले, तो वहां से फिर मेरा जो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी वो आनी स्टार्ट हुई कि यूपीएससी एक्चुअल में है क्या और इसका स्कोप कितना है काम करने का। तो इंस्पिरेशन आप जैसे किसी एक इंडिविजुअल को भी मान सकते हैं। कोई आपका इंसिडेंट ऐसे हो सकता है कि किसी एक इंसिडेंट से आप इंस्पायर हो जाएं, लेकिन जो असल इंस्पिरेशन है ना वो अंदर से आती है यार, कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। आप एक ऑर्डिनरी आदमी बन के रह जाना चाहते हैं, आप केवल भीड़ का हिस्सा बन के रह जाना चाहते हैं, या आपको कुछ सोसाइटी को सर्व करना है, कुछ पे बैक करना है सोसाइटी को। मतलब वो ये एकदम हाई लेवल का मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आना चाहिए। आपको अपने करियर से क्या चाहिए, आप अपने आप से क्या डिमांड करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। आपके जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या सिर्फ इतना है कि आप मतलब एक भीड़ में हिस्सा बन के रह जाएं, आप ऑर्डिनरी मतलब ऑफिस जाएं, घर आ जाएं, खाए पिए सो जाएं, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके गांव, आपके क्षेत्र या जो जिस सोसाइटी के आप पार्ट हैं, जिससे आपको चीजें मिली हैं, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इंस्पिरेशन ये आपके अंदर से आना चाहिए। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, वो भूल गया था, कि मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका होता कि आप जो आपका टारगेट है ना उसको ब्रेक डाउन कर लें। मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपने टारगेट किया कि आपको 2026 का जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि 2 साल आपके पास ब्रॉडली है। आप क्या करेंगे, आप 6 महीने का टारगेट बनाएं कि 6 महीने में हमको जीएस कंप्लीट करनी है 4 पेपर। अब उसको आप 2 महीने में ब्रेक डाउन करें, 1 महीने में ब्रेक डाउन करें, 15 दिन में ब्रेक डाउन करें। फिर उस 15 दिन के टारगेट को आप डेली का डेली प्लान करें कि आपको आज 60 टॉपिक कवर करने हैं, ऑप्शनल के ये टॉपिक कवर करने हैं। तो ब्रेक डाउन करने से क्या होगा कि चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। आप जैसे आपको मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर रनिंग आपको बहुत हैवी लगेगी कि 5 किलोमीटर कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। आप 5 किलोमीटर को टारगेट ना करके आप पहले 1 किलोमीटर को टारगेट करिए कि पहला 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप 1 किलोमीटर जब आप रन कर लिए हैं, आप दौड़ लिए हैं 1 किलोमीटर, तो आप आगे के 4 किलोमीटर के बारे में ना सोच के पीछे के 1 किलोमीटर के बारे में सोचिए कि आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी तो आप 5 किलोमीटर तय करने वाले थे, लेकिन अभी आप 1 किलोमीटर तय कर चुके हैं, आपको केवल 4 किलोमीटर करना है। वो आपको कहीं ना कहीं एक बूस्ट अप करेगा कि जैसे आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 कवर कर लिया है, तो ये अपने आप में आपके लिए इंस्पिरेशन होगा कि यार मेरा जब तैयारी मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे एकदम कुछ नहीं आता था, अभी मैंने एटलीस्ट हिस्ट्री के बारे में मुझे जानकारी है, ज्योग्राफी मुझे आती है, इंडियन सोसाइटी का मुझे आइडिया है। तो ये आपकी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। फिर आप पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी कवर हो जाए तो आपके पास रहेगा कि चलो अब ठीक है 50% हो गया। तो ये आप अपने टारगेट को ना ब्रेक डाउन करते रहिए। उसके बाद में है कि ड्यूरेशन फॉर कंप्लीट ऑफ सिलेबस। आइडियली मतलब 2 साल सफिशिएंट होते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप 2 साल आइडियली उसको दे, तैयारी को दें, 2 साल सफिशिएंट हैं। पर जिनका जैसे आप में से तो मुझे कोई नहीं लगता कि किसी का लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होगा,
तो 2 साल आइडियल टाइम है। बाकी आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 से 1.5 साल में भी किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 2 साल मुझे लगता है कि एकदम आइडियल टाइम है। आप अगर कंसिस्टेंटली तैयारी करते हो तो 2 साल में हो जाना चाहिए। फैमिली प्रेशर, ये मेरे साथ बहुत था। मतलब मैंने जब 12th पास आउट की थी तो मेरा बैकग्राउंड मतलब ऐसा नहीं था कि मैं तैयारी कर सकूं, इतने टाइम तक सस्टेन कर सकूं बिना किसी जॉब के। तो मेरे ऊपर जो प्रेशर था घर वालों की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, जो मेरे रिलेटिव थे उनकी तरफ से, उनका कहना था कि आप 12th के बाद में आप लोग जानते होंगे कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप एयरफोर्स का एग्जाम होता है। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि मैं एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, क्योंकि मेरा 12th में पीसीएम था और पीसीएम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मतलब डिसेंट मार्क्स थे, 89.8% था पीसीएम से, और मैथ और फिजिक्स मेरे अच्छे थे। मैंने जेई भी दिया था। इसके बारे में मेरे ऊपर प्रेशर था कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में करूं, और वो मैं अगर देता तो मोस्ट प्रोबेबली निकल भी जाता। मतलब मैं थोड़ा एफर्ट करता तो वो निकल जाता। लेकिन मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद में, मतलब उस टाइम तो मेरे अंदर ये था कि इधर में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, इधर यूपीएससी के ज्वाइन लेटर मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं हमेशा जैसे अपने पास लिख के रखता था कि 2021 बैच का मैं आईएएस होऊंगा। मैं अपने नाम के पीछे रेंडमली ही मतलब लिख देता था कि पवन कुमार आईएएस 2021 बैच। ये मतलब ऐसे ही वो होता ना कि शॉर्ट टर्म इंस्पिरेशन, वो सबके लिए लिखता रहता था। तो उसको मैंने इस तरह से मतलब टेकल किया था कि मैंने अपनी फैमिली से कहा कि आप मुझे 3 साल का टाइम दे दीजिए, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद में मैं 1-2 अटेम्प्ट दूंगा, और अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो फिर आप लोग जहां कहेंगे मैं वहां करूंगा। आप अपने फैमिली से टाइम मांग सकते हैं, लेकिन टाइम का क्या है कि आपको भी इसके बदले में अपने पेरेंट्स को कुछ देना होगा। जैसे आपने कहा आप गर्ल्स हैं, आपके ऊपर जैसे गर्ल्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि शादी कर देंगे, खासतौर पे जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हम में से मोस्टली मतलब जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं रूरल बैकग्राउंड से हैं यहाँ पे, तो हमारे ऊपर खासतौर पे लड़कियों के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप तैयारी करिए। तो पहले तो ये होता है कि बाहर पढ़ाने के लिए, इलाहाबाद में पढ़ाने के लिए लोग लड़कियों को भेजते ही कम है। जो भेज भी देते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए फिर शादी कर देंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक टाइम मांग सकते हैं कि ग्रेजुएशन हमारी हो जाए, हमको 2 साल का टाइम दे दीजिए। इस 2 साल में अगर हम रिजल्ट आपको नहीं देते हैं तो फिर आप जो चाहे वो आप कर लेना। इसके बदले में आपको एश्योरेंस पेरेंट्स को देना होगा कि आपका जो एफर्ट है ना, आप जैसे मतलब पहला अटेम्प्ट आपने दिया, मेरा 2021 में पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मुझसे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, सीसेट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जीएस क्लियर था। पर मेरे पास मतलब फैमिली के प्रेशर को हैंडल करने का एक जो ऑप्शन था वो ये था, मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मेरे पास टाइम कम था, कोविड उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये मेरा जो सीसेट रुका हुआ था वो 1 नंबर से भी कम से रुका था। तो मैंने उनको विश्वास दिया कि इतने कम टाइम में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, अगर एक अटेम्प्ट आप मुझे दे देंगे तो इस बार मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा उनको एश्योरेंस था। मतलब पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं चाहते कि वो आपका गलत चाह रहे हो, वो जानबूझकर आपसे बोल रहे हो कि आप बड़ी जॉब ना करें, आप छोटी मोटी जॉब ले लें। ऐसा पेरेंट्स का या टीचर का इंटेंशन नहीं होता है। उनके जो